मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री में यूनिट 2 में जो वाटर चैप्टर है, इसके लेक्चर में हम लोग मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री में जो यूनिट 2 में वाटर चैप्टर है, इसके अंदर हम लोग आज डील करेंगे कि वाटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। फिर इसमें हम लोग वाटर के सोर्स के बारे में जानेंगे और फिर वाटर के हार्डनेस के बारे में जानेंगे। मेनली इसमें ब्रीफ में हम लोग इस 3 टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे वाटर का, फिर हम लोग इसके सोर्स के बारे में जानेंगे और फिर हम लोग वाटर के हार्डनेस के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में देखिए पहला टॉपिक क्या कह रहा है कि वाटर इज द गॉड गिफ्ट टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स फ्रॉम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एंड फ्रॉम प्लांट टू एनिमल ऑन द अर्थ। देखिए बोला कि इस अर्थ पे जितने भी, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे बायसेलुलर हो, या उसी को कहते हैं यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, जिसमें प्लांट हो या एनिमल हो, इस अर्थ पे जितने भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर चाहे एनिमल या प्लांट है, उनको भगवान द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है। वाटर के बारे में देखिए पहला लाइन बोला कि वाटर गॉड द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है। वो किसको? चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, यानी कि एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, एक कोशिकीय जीव या पौधे या बहुकोशिकीय जीव या पौधे को भगवान के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है। वाटर जो है एक भगवान के द्वारा दिया गया गिफ्ट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द अर्थ 71% सरफेस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर। बोला कि इस अर्थ का 71% जो सरफेस एरिया है वो ऑक्यूपाइड करता है किससे? वाटर से। मतलब इस अर्थ का 71% एरिया जल से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है एंड द रिमेनिंग 29% बाय लैंड। और इस अर्थ का 29% क्या है? लैंड है। स्वाभाविक सी बात है, 71% वाटर है, 29% लैंड होगा, ठीक है। वही बात इस पॉइंट में कह रहा है कि द अर्थ 71% सरफेस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर एंड द रिमेनिंग 29% बाय लैंड। यह जो अर्थ है 71% घिरा हुआ है किससे? वाटर से, और 29% क्या है? लैंड है। चलिए आगे हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे इंट्रोडक्शन का। तो देखिए तीसरा पॉइंट कह रहा है कि द ओशियंस कंटेन नियरली 97% ऑफ वाटर कंपेयर टू डैट अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस। देखिए तीसरा पॉइंट कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा था कि द ओशियंस कंटेन, जिसमें से देखिए 71% जो जल है, ये 71% का 97%, समझिएगा इस बात को, ठीक है, कि द ओशियंस कंटेन नियरली 97% ऑफ वाटर। जो समुद्र है 97% ऑफ वाटर कंटेन करता है, ठीक है, अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस। जितना भी अर्थ सरफेस पे अवेलेबल वाटर है उसका 97% वाटर जो होता है वो क्या होता है? समुद्रीय जल होता है, समुद्रीय जल होता है, ओशियन वाटर होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। तो देखिए तीसरा पॉइंट कह रहा है बट ओशियन वाटर बीइंग सैलिन, ठीक है। देखिए कह रहा है कि बट ओशियन वाटर बीइंग सैलिन कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल पर्पस। बोला कि जो ओशियन वाटर होते हैं वो सैलीन होते हैं, नमकीन होते हैं, ठीक है, जिसके कारण उनका डायरेक्टली यूज जो हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस में नहीं कर सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर पर्पस हो या इंडस्ट्रियल पर्पस हो,
ठीक है। हम लोग अब जो हम लोग का रिक्वायरमेंट है वाटर का, वहाँ पे हम लोग उसका यूज नहीं कर पाएंगे ओशियंस वाटर का, ठीक है। तो यही बात कर रहा है कि बट ओशियंस वाटर बेइंग साइलिन होने के कारण, साल्टी होने के कारण उसका यूज हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस हो, चाहे एग्रीकल्चर पर्पस हो या इंडस्ट्रियल पर्पस हो। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। आप लोग बिल्कुल अच्छे से नोट करते चलिएगा, क्योंकि हम सारे टॉपिक को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कराएंगे और इस पे जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे न्यूमेरिकल को एक साथ कराएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि हैंस वी आर टोटली डिपेंडेंट, और इस प्रकार हम लोग पूर्णतः आधारित हैं, पूर्णतः डिपेंडेंट हैं ऑन रेन वाटर। हम लोग किस पे डिपेंडेंट है? रेन वाटर पे। क्यों? क्योंकि जो ओशियन वाटर होते हैं वो साइलिन होते हैं, साल्टी होते हैं, जिसके कारण हम लोग उसका तो यूज नहीं करते हैं। तो हम लोग जो यूज करते हैं वो वाटर रेन वाटर है, ठीक है, और हम लोग टोटली रेन वाटर पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि देखिए हैंस वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर एंड इट इज नेसेसरी, और यह जरूरी है कि स्टोर वाटर अवेलेबल फ्रॉम रेन, इसीलिए यह जरूरी है कि रेन से जो वाटर हमें मिले उस वाटर को क्या करें? स्टोर करें, जमा करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि द क्वालिटी ऑफ वाटर इज ऑफ वाइटल कंसर्न फॉर ह्यूमन साइंस। बोला कि वाटर का जो क्वालिटी है वह रिलेट करता है, बहुत का जरूरी है, कंसर्न करता है, ठीक है। फिर से देखते हैं इस पॉइंट को। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज ऑफ वाइटल कंसर्न फॉर ह्यूमन साइंस। देखिए ये जो मनुष्य का विज्ञान है इसके लिए वाटर का क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर हम लोग डर्टी वाटर पीते हैं ड्रिंकिंग पर्पस में, अगर प्योर वाटर का यूज नहीं करते हैं तो क्या होगा? तरह तरह का डिजीज़ क्रिएट होगा, तरह तरह की बीमारियां होगा, है कि नहीं है। इसीलिए कह रहा है कि ह्यूमन साइंस में वाटर का क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्यों? क्योंकि देखिए इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विथ ह्यूमन हेल्थ, और ये इसलिए क्योंकि यह डायरेक्टली लिंक करता है किससे? ह्यूमन के हेल्थ से, ह्यूमन के स्वास्थ्य से, ठीक है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि वाटर का क्वालिटी जो है ह्यूमन साइंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह उसके हेल्थ से डायरेक्ट लिंक करता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट 60% ऑफ वाटर। अब देखिए जो ह्यूमन बॉडी होता है वो कंटेन करता है कितना? 60% वाटर को कंटेन करता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि वाटर जो है ह्यूमन बॉडी के लिए या ह्यूमन साइंस के लिए या ह्यूमन हेल्थ के लिए, कुछ भी कहिए, कितना इम्पॉर्टेंट आप समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ह्यूमन बॉडी जो है 60% वाटर कंटेन करता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। वाटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन वेरियस लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जिसमें जीवन संभव है। लिविंग थिंग्स किसको कहते हैं? जिसमें जीवन संभव है। तो देखिए जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। जितने भी, देखिए हम लोग जनरली इस यूनिवर्स में जितने भी थिंग्स है उसको दो कैटेगरी में रख सकते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। जिसमें जीवन संभव है उसको लिविंग थिंग्स कहेंगे, और जिसमें जीवन संभव नहीं है उसको क्या कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि वाटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसके लिए वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। चलिए आगे हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए इंट्रोडक्शन क्लियर रहेगा तो आगे टॉपिक पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इन आवर डेली लाइफ, बोला इन आवर डेली लाइफ वाटर इज यूज्ड। हमारे दैनिक जीवन में वाटर का यूज होता है फॉर ड्रिंकिंग,
हम लोग ड्रिंकिंग के लिए करते हैं, बाथिंग के लिए करते हैं, कुकिंग के लिए करते हैं एंड वॉशिंग पर्पसेस। हम लोग जो डे टू डे लाइफ में वाटर का एप्लीकेशन करते हैं तो वो एप्लीकेशन पर्पस क्या क्या है अपना, ड्रिंकिंग पर्पस हो गया, बाथिंग पर्पस हो गया और कुकिंग हो गया और वॉशिंग पर्पस हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि वाटर इज ऑल्सो बेस्ट सॉल्वेंट। देखिए वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट भी होता है। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम लोग पहले भी पढ़े थे, तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे, जब जल के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक लाइन पढ़ते थे हम लोग कि जल जो होता है एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, चलिए तो वही बात यहाँ लिखे हुए हैं कि वाटर इज ऑल्सो बेस्ट सॉल्वेंट, और इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। वही बात यहाँ लिखे हुए हैं, वाटर इज ऑल्सो बेस्ट सॉल्वेंट, ब्रैकेट में लिख दिया कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? चलिए, एंड इट इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज़, और इसका जो यूज होता है बहुत सारे इंडस्ट्री में होता है। तो सच एज बॉयलर इंडस्ट्री हो गया, फॉर स्टीम जनरेशन। बॉयलर इंडस्ट्री में क्या करते हैं, स्टीम का जनरेशन करते हैं और उसी स्टीम को टरबाइन के ब्लेड तक ले जाते हैं। ठीक है, और वहाँ से टरबाइन का ब्लेड रन करने लगता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो बॉयलर में भी वाटर का यूज होता है। क्यों? क्योंकि वाटर से ही को ही स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और स्टीम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो इसका जो है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है, किसमें? बॉयलर में, फॉर किसके लिए? स्टीम जनरेशन के लिए। टेक्सटाइल में भी है, पेपर इंडस्ट्री ईटीसी, बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पस में भी वाटर का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। एग्रीकल्चर में भी जानिए रहे हैं, आज के डेट में कृषि क्या बिना जल के हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज कूलेंट, और इसका यूज कूलेंट के रूप में किया जाता है। जैसे आप लोग हीट ट्रीटमेंट देखे हुएगा, प्रोसेस करते हुए लोहार सब करता है, देखिए वहाँ भी वाटर का यूज है। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट क्या है कि बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट किसी भी मटेरियल का जब हम लोग प्रॉपर्टी चेंज करते हैं ना, तो वही प्रोसेस हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। तो हीट ट्रीटमेंट में भी वाटर का एप्लीकेशन है, बहुत जगह वाटर का एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए, और इसका यूज कूलेंट के रूप में किया जाता है। जैसे दो मेटिंग पार्ट्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है, और उस हीट को कम करने के लिए तो हम लोग एक कूलेंट का यूज करते हैं। जैसे गाड़ी वगैरह में हम लोग ऑयल का यूज करते हैं। ठीक है, मोबिल वगैरह का यूज करते हैं कूलेंट के पर्पज़ से। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं जहाँ पे कूलेंट के रूप में वाटर का यूज होता है। ठीक है, तो वाटर का यूज कूलेंट के रूप में भी होता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे वाटर का इंट्रोडक्शन खत्म होता है हम लोग। अगला टॉपिक बात करेंगे सोर्स ऑफ वाटर। अगला हम लोग बात करेंगे सोर्स ऑफ वाटर का। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे सोर्स ऑफ वाटर। तो देखिए जनरली वाटर के दो सोर्स होते हैं, एक होता है सरफेस सोर्स, एक होता है सोर्स ऑफ वाटर में यहाँ पे लिख भी दिए हैं, देख लीजिए, सरफेस सोर्स, और दूसरा सब सरफेस सोर्स। सरफेस सोर्स में फिर हम लोग आगे ब्रीफ में बात करेंगे, फिर सब सरफेस में। अभी यहाँ पे ये जानिए कि वाटर के जनरली दो सोर्स होते हैं, एक सरफेस सोर्स, दूसरा सब सरफेस सोर्स। तो चलिए हम लोग सोर्स ऑफ वाटर में देख लेते हैं सरफेस सोर्स। तो देखिए सरफेस सोर्स किसको गाएंगे हम लोग? तो देखिए वाटर प्रजेंट ऑन अर्थ सरफेस। तो देखिए जब वाटर प्रजेंट होगा कहाँ पे? अर्थ सरफेस पे, तो इसको क्या कहेंगे? सरफेस वाटर। जब वाटर प्रजेंट कहाँ होगा? जब वाटर प्रजेंट होगा अर्थ सरफेस पे, तो उसको क्या कहेंगे? सरफेस सोर्स कहेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए अब यहाँ पे देखिए इसमें दो पॉइंट लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजॉल्व सस्पेंडेड सॉलिड, जो भी सरफेस वाटर होंगे उसमें डिजॉल्व सस्पेंडेड सॉलिड होंगे। ठीक है, जहाँ भी आप देखिएगा, जैसे तालाब वगैरह देख लीजिए, क्या है? सरफेस वाटर का एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं आगे, झील वगैरह है। ठीक है, वहाँ भी आप देखिए, तो वहाँ पे भी आप देखिएगा बहुत सारा सस्पेंडेड सॉलिड उसमें घुला हुआ होता है। ठीक है, बड़ा बड़ा सॉलिड की, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, जिसको हम लोग कचरा वगैरह कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें डिजॉल्व सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं। दूसरा अपीयरेंस डर्टी, और उसका जो अपीयरेंस होता है सरफेस वाटर जहाँ भी होगा आप देखिएगा कि उसका अपीयरेंस डर्टी दिखता है, गंदा दिखता है, उसका अपीयरेंस क्या होता है? डर्टी होता है। कोई दिक्कत? वही दो पॉइंट लिखे हैं। पहले फिर से देख लेते हैं सरफेस सोर्स। सरफेस सोर्स किसको कहेंगे? कि जब वाटर प्रेजेंट होगा अर्थ सरफेस पे, उसको क्या कहेंगे? सरफेस सोर्स कहेंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए उसमें क्या होगा? बहुत सारे सस्पेंडेड सॉलिड डिजॉल्व होंगे। ठीक है, दूसरी बात कि उसका अपीयरेंस क्या होगा?
डर्टी होगा, गंदा होगा उसका अपीयरेंस, वो गंदा दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं कि सरफेस सोर्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो देखिए सरफेस सोर्स के एग्जाम्पल को देखिए, सरफेस सोर्स के एग्जांपल में तो हम लोग कह सकते हैं लेक हो गया, पाउंड हो गया, सी हो गया या ओशियंस हो गया, रिवर्स हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, स्टोरेज रिजर्वर हो गया, जहाँ भी वाटर का जल जमा होता है स्टोरेज, ठीक है, रिजर्वर, रिवर हो गया, सी हो गया, लेक हो गया, ये सब किसका एग्जांपल है? सब सरफेस वाटर का एग्जांपल है। यहाँ पे आपका सरफेस सोर्स ख़त्म होता है। अब हम लोग सब सरफेस सोर्स के बारे में बात करेंगे बी नंबर। चलिए हम लोग अब बात करेंगे सब सरफेस सोर्स। तो देखिए सब सरफेस सोर्स क्या होता है। तो देखिए सब सरफेस सोर्स किसको कहेंगे कि वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड या आर्टिफिशियल स्टोरेज टैंक। हम लोग जो आर्टिफिशियल स्टोरेज टैंक से वाटर को प्राप्त करेंगे, जो हम लोग मैन मेड, आर्टिफिशियल मतलब क्या, मैन मेड, जो मैन मेड द्वारा टैंक से या मैन मेड द्वारा बनाए गए टैंक से जब वाटर को हम लोग प्राप्त करेंगे उसको क्या कहेंगे? सब सोर्स ऑफ वाटर कहेंगे, सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर कहेंगे। क्या कहेंगे? सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर। या उसको अंडरग्राउंड से जब हम लोग बोरहोल के द्वारा प्राप्त करेंगे, बोरहोल से हम लोग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को बाहर करते हैं, तो वो सारे क्या कहलाएंगे? सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर कहलाएंगे। कोई दिक्कत? तो वाटर के सब सरफेस सोर्स में वाटर कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? अंडरग्राउंड या आर्टिफिशियल स्टोरेज टैंक से, ठीक है। और इसमें जो होता है डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ होता है, इसमें सॉलिड नहीं होता है, इम्प्योरिटीज़ वगैरह होता है, बैक्टीरिया वगैरह इसमें अवेलेबल होता है। कोई दिक्कत? लेकिन जो भी सरफेस सोर्स ऑफ वाटर था उसमें डिजॉल्व सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल होता था, लेकिन इसमें क्या होगा? सब सरफेस सोर्स में डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अपीयरेंस क्लियर, और इसका जो अपीयरेंस होता है वो क्लियर दिखता है हमको। कोई दिक्कत? उसका अपीयरेंस क्या होता है? सब सरफेस सोर्स का अपीयरेंस क्लीन होता है, क्लियर होता है। कोई दिक्कत? चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग, सब सरफेस सोर्स के कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। देखिए देखिए इसके एग्जाम्पल में आपका आ गया इनफिल्ट्रेशन गैलरीज। देखिए एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला एग्जाम्पल आ गया इनफिल्ट्रेशन गैलरीज, इनफिल्ट्रेशन वेल्स। तो देखिए इनफिल्ट्रेशन गैलरीज क्या होता है? तो बहुत सारे हम लोग इस प्रकार का एक बनाते हैं, ठीक है। देख लीजिए इनफिल्ट्रेशन गैलरी को समझिए थोड़ा सा क्या होता है। वाटर को देखिए कहीं सोर्स से हम लोग वाटर को, कोई सोर्स है, वाटर के सोर्स को यहाँ पे लाए हम लोग, कुछ प्रकार का कैविटी बनाते हैं, 4-5 कैविटी थोड़ा सा क्या डाउनवर्ड स्टेप में बनाते चले आते हैं हम लोग। अब वाटर को यहाँ पे लाए, फिर यहाँ से इसको सर्कुलेट कराए, यहाँ पे सेडिमेंट प्रोसेस के द्वारा लास्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म को प्राप्त करेंगे हम लोग, ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह क्या होगा? वो धीरे धीरे सेडिमेंट कर जाएगा, आके नीचे वगैरह बैठ जाएगा। तो इस तरीक़ा से जो वाटर को हम लोग प्राप्त करते हैं ना, तो इस प्रकार के जो गैलरीज बनाते हैं वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग जो गैलरीज बनाते हैं ना, इसी गैलरीज को इनफिल्ट्रेशन गैलरीज कहते हैं। कोई दिक्कत? इनफिल्ट्रेशन गैलरीज किसको कहेंगे? समझ लिए कि छोटे छोटे हम लोग गैलरीज बनाते हैं डाउनवर्ड स्टेप में, ठीक है, और वाटर को किसी सोर्स से उस गैलरी के थ्रू फ्लो कराते हैं, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? वाटर में जो भी अवेलेबल सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल था या इम्प्योरिटीज़ वगैरह था, वो धीरे धीरे सस्पेंड कर जाता है, ठीक है, और लास्ट में हम लोग का वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म मिलता है, ठीक है। तो वही प्रोसेस को, इसी गैलरीज को क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन गैलरीज कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग दूसरा इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इनफिल्ट्रेशन वेल्स। देखिए इनफिल्ट्रेशन वेल्स क्या होता है? ये भी गैलरीज की तरह होता है, बट यहाँ पे गैलरी बना नहीं होता है, वेल्स बना होता है, कुआं के तरह कुआंनुमा संरचना का बना होता है। जैसे देखिए इनफिल्ट्रेशन वेल्स क्या होता है? फिर यहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू इसी प्रकार से हम लोग वेल को 4-5 वेल टाइप का हम लोग शेप बना लिए। यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, इनफिल्ट्रेशन वेल्स क्या होता है? तो इनफिल्ट्रेशन वेल्स भी गैलरी के ही तरह होता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे वेल्स बना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ भी वाटर को इसमें क्या किया, स्टोर किया, और फिर यहाँ से इसमें क्या हुआ, स्टेप वाइज वाटर को फ्लो कराया गया, और लास्ट में यहाँ पे वाटर के प्योरेस्ट फॉर्म को, जो भी उसमें डिजॉल्व सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह थे वो सारे सेडिमेंट कर गए, और लास्ट में हम लोग को क्या मिला, तो प्योर वाटर मिला। ठीक है, फिर भी देखिए प्योर वाटर जो इस सब में मिलता है, तो इसमें जो लास्ट में जो प्योर वाटर मिलता है इसमें बैक्टीरिया वगैरह रहता है। ह्यूमन डिजीज़ जो होने वाला, जितने भी ह्यूमन डिजीज़ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होता है वो इस वाटर में अभी यहाँ तक अवेलेबल होता है। लास्ट में हम लोग अलग से प्रोसेस करते हैं, हम बताएंगे भी कैसे हम लोग बैक्टीरिया वाटर से रिमूव करते हैं। आगे 5-6 को स्टेप है, हम लोग 6 स्टेप को पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा समझिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। चलिए, इन्फिल्ट्रेशन वेल समझ गए। अब देखिए स्प्रिंग, ये हिली एरियाज़ में होता है। ठीक है, झील वगैरह जो होता है, ठीक है, तो वो हिली एरिया में जो होता है वो भी वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म ही होता है, और वो सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर कहलाता है। उसके बाद बोर होल्स हो गया, वही बोरिंग वगैरह जिसको हम लोग कहते हैं, बोर होल्स। ठीक है, चलिए उसके बाद है डिग्ड वेल। डिग्ड वेल समझ रहे हैं, जो कुआं होता है, जनरली एक कुआं की बात करें, गड्ढा, एक कुआं, ये डिग्ड वेल का एग्जांपल। इसमें वाटर क्या होता है, रिसाव के थ्रू इसमें आता है। सरफेस क्या, सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर ही है, सरफेस सोर्स ऑफ वाटर नहीं है। ठीक है, ये सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर, क्यों, क्योंकि ये अंडरग्राउंड वाटर ही इसमें क्या होता है, रीस के अंदर आता है डिग्ड वेल में, इसीलिए ये क्या है, सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर का एग्जांपल है। तो ये सारे एग्जांपल किसके थे, सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर के। तो यहाँ पे आपका वाटर का जो सोर्स होता है, 2 सोर्स होता है, सरफेस सोर्स और सब सरफेस सोर्स, ये आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे हम लोग अगला टॉपिक बात करेंगे। चलिए, अगला टॉपिक आपका है रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। तो देखिए वाटर का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर। तो वाटर का जो रिक्वायरमेंट होता है, मेनली 4 रिक्वायरमेंट होता है वाटर का। तो 4 रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर, इकोनॉमी और ट्रांसपोर्टेशन। कि वाटर का जो रिक्वायरमेंट होता है, हम लोग कहीं भी वाटर जो किसी भी सोर्स से प्राप्त करते हैं उसके लिए ये 4 रिक्वायरमेंट होना चाहिए। हम लोग जो इस 4 रिक्वायरमेंट को देखते हैं कि वाटर का क्वालिटी क्या है, क्योंकि अगर वाटर का क्वालिटी सही नहीं होगा तो क्योंकि क्या होगा, ताकि ये क्या करेगा, अगर क्वालिटी बेटर नहीं होगा तो तरह तरह के ह्यूमन डिजीज़ को क्रिएट करेगा। और वाटर जो है डायरेक्ट ह्यूमन साइंस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, तो वो क्या, और ह्यूमन बॉडी जो है 60% वाटर को कंटेन करता है। तो अब समझ ही सकते हैं कि वाटर कितना रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन साइंस के लिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला चीज़ यही क्वालिटी देखते हैं कि वाटर का क्वालिटी क्या है। ठीक है, दूसरी बात क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर की मात्रा क्या है। जैसे हम लोग बोरिंग वगैरह कराते हैं तो वाटर अगर ज़्यादा अमाउंट क्वांटिटी में नहीं रहता तो कहते हैं ये बोरिंग सक्सेस नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि वहाँ वाटर नहीं मिला, वाटर अवेलेबल नहीं है, वहाँ भी अवेलेबल है वाटर, लेकिन उसका सोर्स में क्या है, क्वांटिटी नहीं है, उस सोर्स में क्या है, क्वांटिटी नहीं के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्वालिटी तो जज करते ही हैं, क्वांटिटी भी देखते हैं, मात्रा कितना है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी, कितना महंगा पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसके लिए, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर के लिए। अब मान लीजिए वाटर जहाँ पे अवेलेबल है बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाए, और आप जहाँ बोरहोल करा रहे हैं, मान लेते हैं कि छोटा सा एग्जांपल ये बोरहोल, अब यहाँ पे बोरहोल करा रहे हैं बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा, तो यहाँ कराएंगे हम लोग। अब मान लीजिए 10 कदम आगे जाके सस्ता पड़ेगा तो हम लोग वहाँ पर कराएंगे फिर। तो इकोनॉमी भी रिक्वायरमेंट होता है वाटर के लिए। ठीक है, चलिए अगला ट्रांसपोर्टेशन। अब मान लीजिए कि हमको वाटर 200 किलोमीटर से लाना पड़े, यहीं 5 किलोमीटर पे अगर हम बोरहोल करा लें तो वाटर आसानी से मिल जाए, तो ट्रांसपोर्टेशन को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 रिक्वायरमेंट आप लोग ध्यान रखिएगा, वाटर के लिए 4 रिक्वायरमेंट होता है, क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर, इकोनॉमी और ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर क्लियर होता है। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि वाटर के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर, इकोनॉमी और ट्रांसपोर्टेशन। चलिए अगला टॉपिक हम लोग डील करेंगे अब हार्डनेस ऑफ वाटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। ठीक है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हार्डनेस ऑफ वाटर से आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आएगा और न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करना है। ठीक है, थ्योरी लिखने से अच्छा होता है हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, इजी पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है।
ठीक है। तो देखिए हार्डनेस ऑफ वाटर को जो डिफाइंड किया गया है उसमें सॉफ्ट कंज्यूमिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, कि वाटर में सॉफ्ट कंज्यूमिंग कैपेसिटी क्या है, इसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वाटर के हार्डनेस को डिफाइंड किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, वही बात यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ सॉफ्ट कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे क्लियर वे में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ सॉफ्ट कंज्यूमिंग कैपेसिटी, कि इस वाटर में सॉफ्ट कंज्यूमिंग कैपेसिटी कितना है, सॉफ्ट कितना % घुलता है, सॉफ्ट कंज्यूमिंग कैपेसिटी क्या है, उसी को क्या कहते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर कहते हैं। देखिए कैसे हम लोग एग्जांपल में लेके समझेंगे। तो चलिए पहले ये समझिए यहाँ पे कि वाटर के हार्डनेस को जो डिफाइंड किया गया है किससे, सॉफ्ट कंज्यूमिंग कैपेसिटी से, कि इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ सॉफ्ट कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर, कि किसी वाटर में सॉफ्ट कंज्यूमिंग कैपेसिटी क्या है, यही वाटर के हार्डनेस को रिप्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए आगे हम एक एग्जांपल लिए हुए हैं, यहाँ से समझिए थोड़ा ब्रीफ में, ठीक है, क्योंकि हम पहले भी बोले ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से न्यूमेरिकल वगैरह बनाना है। तो देखिए कोई वाटर है मान लीजिए और उसमें सॉफ्ट जो है, सॉफ्ट क्या होता है, Na या K साल्ट एट लाइटर फैटी एसिड, सोडियम और पोटेशियम का साल्ट अवेलेबल होता है और लाइटर उसमें फैटिक एसिड होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट वाटर प्लस सॉफ्ट यदि लेदर का फॉर्मेशन करेगा तो उस समय वाटर क्या होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है। यदि लेदर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, यदि फॉर्मेशन नहीं करेगा तो उस समय वाटर क्या होगा, हार्ड होगा, वाटर क्या होगा, हार्ड होगा। कोई दिक्कत? सॉफ्ट कब होगा, जब लेदर या फोम का फॉर्मेशन करेगा, और जब फॉर्मेशन नहीं करेगा तो वो वाटर क्या कहलाएगा, हार्ड कहलाएगा। कोई दिक्कत? मान लीजिए कि सॉफ्ट कंज्यूमिंग कैपेसिटी बहुत कम है, नहीं के बराबर है, तो वो वाटर क्या हो जाएगा, हार्ड वाटर हो जाएगा। और सॉफ्ट कंज्यूमिंग कैपेसिटी बेटर है तो वो क्या होगा, सॉफ्ट वाटर होगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। हम लोग साबुन वगैरह का यूज करते हैं बाथिंग पर्पस में, शैम्पू का यूज करते हैं, तो आप देखते हैं कुछ कुछ वाटर से जब हम लोग स्नान वगैरह करते हैं तो कितना भी शैम्पू साबुन लगाते हैं झाग उत्पन्न नहीं होता है। लेदर या फोम का अर्थ क्या होता है, झाग होता है, ठीक है। तो देखिएगा तो उस समय कहते हैं कि पानी अच्छा नहीं है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, इसका मतलब क्या, वाटर हार्ड है, वाटर में हार्डनेस प्रॉपर्टी है, वाटर हार्ड है, इसीलिए उसमें सॉफ्ट कंज्यूमिंग कैपेसिटी क्या है, नहीं के बराबर है, इसीलिए उसमें लेदर या फोम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। वहाँ से भी आप ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ को। तो ध्यान रखिएगा कि वाटर सॉफ्ट के साथ जब भी मिलेगा, यदि लेदर या फोम का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो हार्ड वाटर होगा, यदि लेदर और फोम का फॉर्मेशन करेगा तो क्या होगा, सॉफ्ट वाटर होगा। कोई दिक्कत? सॉफ्ट वाटर कब होगा, जब लेदर या फोम का फॉर्मेशन करेगा। हार्ड वाटर कब होगा, जब लेदर या फोम का फॉर्मेशन नहीं करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब आप बात करेंगे कि काउज ऑफ हार्डनेस, आखिर ये जो हार्डनेस वाटर में आता है इसका क्या कारण, वाटर जो हार्ड बनता है इसका क्या रीज़न है कि वाटर में हार्डनेस प्रॉपर्टी आ जाता है। तो देखिए वही बात यहाँ पे लिखे हुए हैं, काउज ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस के कारण। तो देखिए काउज ऑफ हार्डनेस, इसको अच्छे से समझिए। देखिए व्हेन एनी वाटर कंटेन्स कैल्शियम मैग्नीशियम, यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप न्यूमेरिकल की ओर बढ़ रहे हैं, ये सब काम आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो व्हेन एनी वाटर कंटेन कैल्शियम मैग्नीशियम, हैवी मेटल जैसे Fe हो गया, सोडियम स्टेरेट हो गया, C17H35 COO Na होता है सोडियम स्टेरेट, उसके बाद कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये आदि जब वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ETC प्रेजेंट इन वाटर होता है, क्या क्या बोल रहे हैं फिर से समझिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हैवी मेटल्स जैसे आयरन, ठीक है, सोडियम स्टेरेट या कैल्शियम सल्फेट, ये सब यदि वाटर में अवेलेबल होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो वो वाटर हार्ड हो जाता है, उसमें हार्डनेस का प्रॉपर्टी आ जाता है और उसमें लेदर या फोम का फॉर्मेशन नहीं होता है। कोई दिक्कत? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है आप समझ रहे हैं। तो देन वाटर डज नॉट गिव लेदर और फोम, अगर ये अवेलेबल होगा तो वाटर डज नॉट गिव लेदर और फोम, तो वाटर क्या करेगा,
झाग उत्पन्न नहीं करेगा। देन दिस टाइप ऑफ वाटर इज नोन एज हार्ड वाटर, और उस समय ऐसे वाटर क्या कहलाएंगे? हार्ड वाटर कहलाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ हार्डनेस, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टाइप्स ऑफ हार्डनेस, तो देखिए हार्डनेस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक टेम्पररी हार्डनेस, दूसरा परमानेंट हार्डनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल यहीं से आएगा आपको, ठीक है। तो हम लोग को न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना पड़ता है टोटल हार्डनेस, या नहीं तो कभी कभी टेम्पररी पूछ देगा, परमानेंट पूछ देगा। तो पहले आप जानिएगा तब ना कि टेम्पररी के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी वाटर सैंपल आपको दिया रहेगा, आप जानेंगे तब ना कि वाटर सैंपल में ये अवेलेबल है, तो टेम्पररी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, परमानेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग सारे चीज़ को क्लियर करेंगे, इसीलिए यहाँ से ध्यान दीजिए, क्योंकि आप टेम्पररी हार्डनेस पहले जानिएगा इसकी टेम्पररी हार्डनेस के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। न्यूमेरिकल बनाते समय टेम्पररी हार्डनेस कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम। तो कह रहा है कि टाइप्स ऑफ हार्डनेस, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं देयर आर फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ वाटर हार्डनेस। 2 प्रकार के निम्नलिखित तो वाटर हार्डनेस होते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा हार्डनेस होता है? टेम्पररी हार्डनेस होता है और दूसरा परमानेंट हार्डनेस होता है। कोई दिक्कत? तो वाटर का जो हार्डनेस होता है 2 प्रकार का होता है, पहला टेम्पररी हार्डनेस और दूसरा परमानेंट हार्डनेस। चलिए अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस क्या होता है। तो चलिए हम लोग ए नंबर बात करेंगे टेम्पररी हार्डनेस। तो देखिए टेम्पररी हार्डनेस किसको बोलेंगे कि देखिए टेम्पररी हार्डनेस को कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्यों कहते हैं आखिर कार्बोनेट हार्डनेस? क्योंकि टेम्पररी हार्डनेस जो आता है, टेम्पररी हार्डनेस का जो गुण आता है वाटर में, वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण आता है। किसके बाइकार्बोनेट, किसके कार्बोनेट? तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, ठीक है, और मैग्नीशियम और आयरन के, देखिए यहाँ पे फिर से बाइकार्बोनेट किसके किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के, और कार्बोनेट किसके? ठीक है, मैग्नीशियम और आयरन के। तो इसमें जो है टेम्पररी हार्डनेस कार्बोनेट के कारण होते हैं या बाइकार्बोनेट के कारण, तो इसीलिए इसको कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। और इसका एक नाम होता है एल्कलीन हार्डनेस, एल्कलीन, ठीक है, एल्कलीन हार्डनेस, ठीक है। और इस प्रकार के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम लोग लाइम का यूज करते हैं, या नहीं तो वाटर को बॉयल करते हैं। तो सारे चीज़ को चलिए हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए लाइन बाय लाइन देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि व्हेन हार्डनेस अकर ड्यू टू द, व्हेन हार्डनेस अकर ड्यू टू द, समझिएगा, जब हार्डनेस का गुण आता है किसके कारण? ड्यू टू द डिजॉल्व बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ऑफ CaMg। इसको ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आपका सॉल्व होगा। वहाँ पे कैल्शियम, और जहाँ भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दिखेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टेम्पररी हार्डनेस। या कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन, या कार्बोनेट किसका? मैग्नीशियम और आयरन का। तो इसी को क्या कहते हैं? टेम्पररी हार्डनेस कहते हैं। जब वाटर में हार्डनेस का गुण जो है आता है बाइकार्बोनेट कैल्शियम मैग्नीशियम का, और कार्बोनेट मैग्नीशियम और आयरन का, तो उस वाटर को टेम्पररी हार्डनेस कहा जाता है, ठीक है। उस समय उसको क्या कहते हैं? वाटर को, वैसे हार्डनेस को टेम्पररी हार्डनेस कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ हार्डनेस रिमूव्स फ्रॉम द बॉइलिंग, और इस प्रकार का हार्डनेस यदि वाटर में आ जाए तो इसको रिमूव करने के लिए 2 तरीका होता है। पहला तरीका, सबसे सस्ता तरीका, आसान तरीका, कि वाटर को बॉयल कर दीजिए। वाटर को बॉयल कीजिएगा, टेम्पररी हार्डनेस खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिए हुए हैं। देखिए दिस टाइप ऑफ हार्डनेस रिमूव्स फ्रॉम द बॉइलिंग एंड एडिंग सेलेक्ट लाइम, ठीक है, एंड एडिंग सेलेक्ट लाइम, जिसका सूत्र क्या होता है? लाइम का CaOH, ठीक है। लाइम के द्वारा, लाइम के साथ उसको रिएक्ट करा दीजिए वाटर को, तो क्या हो जाएगा? उसका टेम्पररी हार्डनेस खत्म हो जाएगा। या उसको बॉयल कर लीजिए, वहाँ से भी टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिए, यहाँ एग्जाम्पल से समझिए। देखिए हम लोग कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिए हुए हैं। देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अब इसको गर्म कर दीजिए। देखिए
कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसको गर्म कर दिए तो देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में डिकम्पोज कर जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ से भी टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग एग्जांपल लिए हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें देखिए हम लोग लाइम के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट लाइम के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करेगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे सस्पेंड कर जाएगा, ये धीरे धीरे क्या करेगा, सस्पेंड कर जाएगा और यहाँ से भी टेम्पररी हार्डनेस क्या हो जाएगा, रिमूव कर जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए एक एग्जांपल और लिए हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का। देखिए इसको भी गर्म करेंगे, इसके साथ देखिए यहाँ पे बॉइलिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं लाइम को, यहाँ भी ऐड नहीं किए हैं, तो ये इसीलिए लाइम के थ्रू इसका टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर रहे हैं, आई सबको बॉइलिंग के थ्रू। अब मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाएगा। अब फिर यहाँ से ये सेडिमेंट हो जाएगा और यहाँ से वाटर क्या बन जाएगा, प्योर बन जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग अब बात करेंगे, यहाँ पे आपका टेम्पररी हार्डनेस ख़त्म होता है। ध्यान दीजिएगा टेम्पररी हार्डनेस में इतना चीज़ कि इसमें जो टेम्पररी हार्डनेस जो किसी भी वाटर में टेम्पररी हार्डनेस का जो गुण आता है किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, बाइकार्बोनेट किसके किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और कार्बोनेट किसके, मैग्नीशियम और आयरन। ये आपको कहीं भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा वहाँ पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण टेम्पररी हार्डनेस आता है किसमें, वाटर, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे आपका टेम्पररी हार्डनेस खत्म होता है। अब चलेंगे परमानेंट हार्डनेस, देखेंगे कि परमानेंट हार्डनेस क्या होता है और उसको रिमूव करने का तरीका क्या है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए अब बात करेंगे परमानेंट हार्डनेस। तो देखिए परमानेंट हार्डनेस को नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं, इसको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बोनेट के कारण हार्डनेस नहीं होता या बाइकार्बोनेट के कारण हार्डनेस नहीं होता, इसलिए इसको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं, कोई दिक्कत। तो देखिए इसमें जो वाटर जो हार्ड बनता है, ये जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और किसके, सल्फेट के कारण, क्लोराइड और सल्फेट के कारण इसमें हार्डनेस का गुण आता है। तो खैर हम लोग जो भी आता है पढ़ते हैं यहाँ से। देखिए कह रहा है कि द हार्डनेस विच कैन नॉट रिमूव्स बाय द बॉइलिंग, वैसा हार्डनेस जिसको बॉइलिंग के थ्रू रिमूव नहीं किया जा सकता उसको परमानेंट हार्डनेस कहते हैं, कोई दिक्कत। तो वाटर का वैसा हार्डनेस जिसको बॉइलिंग के थ्रू हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं तो वो क्या कहलाता है, परमानेंट हार्डनेस कहलाता है, कोई दिक्कत। चल आगे कह रहा है कि इट इज़ फॉर्म्ड, और यह जो वाटर में यह जो गुण आता है, व्हेन वाटर कंटेन क्लोराइड्स और सल्फेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए दोनों को घेर दिए, ध्यान रखिएगा कि वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस का गुण आता है क्लोराइड और सल्फेट के कारण आता है। किसके कारण आता है, क्लोराइड और सल्फेट के कारण। किसके क्लोराइड और सल्फेट, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के। किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। जब इसके क्लोराइड या सल्फेट वाटर में प्रेजेंट रहेंगे तो वो वाटर क्या, परमानेंट हार्डनेस का उस वाटर में गुण आ जाएगा, कोई दिक्कत। और वो वाटर हार्ड बन जाएगा, और कैसा हार्ड बनेगा, परमानेंट हार्ड, ठीक है। और उसको आप बॉइलिंग करके रिमूव नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत है टेम्पररी हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस में। चलिए अगला टॉपिक इसी में कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ हार्डनेस रिमूव्स फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड्स, और इस प्रकार के हार्डनेस को निम्नलिखित तरीका द्वारा रिमूव किया जा सकता है। तो देखिए वही बात यहाँ पे लिखे, दिस टाइप ऑफ हार्डनेस रिमूव्स फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड, और इस प्रकार के हार्डनेस को निम्नलिखित मेथड से रिमूव किया जा सकता है। तो पहला मेथड है जियोलाइट मेथड, दूसरा लाइम सोडा मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अप्लीकेबल मेथड होता है लाइम सोडा मेथड, ठीक है। लाइम और सोडा मेथड में लाइम सोडा को वाटर में दे दीजिए, टेम्पोररी के लिए को लाइम ख़त्म कर देगा, सोडा परमानेंट को, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मेथड होता है। तो देखिए कौन कौन सा मेथड है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, जियोलाइट मेथड, लाइम सोडा मेथड, उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण मेथड है जिसके थ्रू परमानेंट हार्डनेस को, वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए।